नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों और मित्रों, आप जानते हैं भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, इस देश में बहुत कुछ हुआ है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस देश में हुई है वो है 31 दिसंबर 1600 में स्थापन हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कंपनी ब्रिटेन में बनी। यह ब्रिटेन कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी। उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। यह दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से भारत के 250 साल और उसके बाद में आने वाले न जाने कितने ही साल जो है, हमको इस दिन को हम ज़रूर याद करते रहेंगे। इसका कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने के बाद में वो भारत में अपने विशेष चार्टर द्वारा स्थापित की गई थी। उसको चार्टर दिया गया था। ब्रिटिश की रानी जो थी, उसने इस कंपनी को चार्टर दिया, अर्थात सनद दी कि आप इंडिया जाकर वहाँ व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। तो ये कंपनी भारत में आई और उसने भारत का जो है भाग्य ही बदल दिया। मैं कहूँगा वो एक प्रकार की भारत में ईश्वरीय शक्ति द्वारा ही भेजी गई ऐसी करामत थी कि जिसने इस देश से कितनी ही समस्या को आने वाले सालों में जो है ख़त्म कर दिया। आप सब जानते हैं कि इस देश में मुस्लिम राज, उसके पहले मुस्लिम राज आया था, और उसके पहले यहाँ के जो स्थानीय राजा थे वो राज करते थे। बहुत ही 2,500 साल पहले यहाँ भगवान गौतम बुद्ध जो है इसी धरती पर हुए थे, महावीर हुए थे, और उन्होंने इस देश को जो धर्म दिए हैं वो विश्व में प्रख्यात है। बुद्ध धर्म, बुद्ध धम्म, जिसे हम बुद्ध धम्म भी कहते हैं, और जैन धर्म, ये दो धर्म आप जानते हैं कि भारत में ही निर्माण हुए हैं। और फिर हम तीसरा धर्म भी यहाँ भारत में निर्माण हुआ है, ये जानते हैं, जो है सिख धर्म। और हिंदू धर्म तो जो ब्रिटिश आने के पहले, मुस्लिम रूलर आने के पहले, और जो ब्राह्मण है वो आने के पहले भी इस देश में हिंदू धर्म था। तो इस प्रकार से हमारे देश में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इस धरती से उत्पन्न हुए हैं। और जो विदेशी धर्म आए हैं उसमें ब्राह्मण धर्म एक है, जिसे वैदिक धर्म कहा जाता है। फिर जो ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपने साथ में क्रिस्ती धर्म लाया, और जो मुस्लिम रूलर आए उन्होंने इस्लाम लाया। इस प्रकार से 3 जो धर्म हैं, बाहरी धर्म इस देश में आए। और पारसी समाज ये एक ऐसा समाज था जो यहाँ ये अपना इस धरती पर आया पर्शिया से, और वो कोई जीतने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ एक आश्रित जैसे आए। उन्होंने भी अपने साथ में अपना धर्म लाया,
जो है पारसी धर्म। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस देश में करीब करीब 4 जो है विदेशी धर्म है, 3 देशी धर्म है, 3 या 4 जिसे हम कहेंगे हिंदू धर्म के साथ में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्धिस्ट धर्म और जो है सिख धर्म। ये इस देश के धर्म है। और क्रिस्ती धर्म, इस अपना ईसाई धर्म जिसे हम कहते हैं, ईसाई धर्म जो है, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। एक और है यहूदी धर्म, जो यहूदी धर्म जो है ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम धर्म और जो क्रिस्ती धर्म है उसके पहले अस्तित्व में था और वहीं से जो है ये 2 धर्मों की निर्मित हुई है। तो ये धर्म की बात तो यहाँ हम समझ गए होंगे कि भारत में कुछ विदेशी धर्म थे और कुछ स्वदेशी धर्म थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत में जो विदेशी धर्म ये जो था, वो जो वैदिक ब्राह्मण धर्म था, ये विदेशी धर्म ने इस देश में बहुत कुछ उथल पुथल कर दी थी। वो इस प्रकार की उथल पुथल कर दी थी समाज जीवन में कि समाज जीवन को तहस नहस कर दिया था। जातिवाद, वर्णवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता आदि के कारण और महिलाओं के खासकर महिलाओं के ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न जो उन्होंने इस प्रकार से शोषण निर्माण किया था, ये जिस कारण ये समाज की जो व्यवस्था है, भारतीय समाज की व्यवस्था, हिंदू समाज की व्यवस्था, वो पूरी तरह जो तहस नहस हो गई थी, चरमरा गई थी। और एक प्रकार का गुलामी का जीवन जो है यहाँ के हिंदू समाज जी रहे थे, जो ब्राह्मणों के वर्ण व्यवस्था के कारण। ब्रिटिश इंडिया ने जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट ने चार्टर देकर ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में जब व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए भेजी, तो उसके बाद में इस देश का मैं कहता हूँ कि भाग्य ही बदल गया। वो एक प्रकार की हमारे लिए भाग्य विधाता जैसे बनकर आई कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के लिए और इस देश के नेटिव नागरिकों के लिए जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी जो सनद थी उसको एक्सटेंड किया 17वीं शताब्दी में, और उनको और अधिकार दिए कि यहाँ के जो अपना गवर्नमेंट स्थापन कर सकते हैं, कोर्ट स्थापन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्थापन कर सकते हैं और जो है सैनिक भी रख सकते हैं। इस प्रकार का जो है उनको और विशेष अधिकार देने के बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी पावरफुल बन गई थी। उसके बाद में उन्होंने अपने जो है कानून बनाना भी शुरू कर दिया था, और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने ही अच्छे कानून इस देश को दिए थे, जिसमें मैं एक कानून का विशेष रूप से जो है उसका उल्लेख करना चाहूँगा, वो है कास्ट डिसएबिलिटी एक्ट। ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, ये इस प्रकार का एक्ट उन्होंने बनाया था, और उसके मुताबिक जो कास्ट डिसेबिलिटी जो है उसको उन्होंने अमान्य कर दिया था कि कास्ट बेसिस पे किसी की डिसेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार का जो है उन्होंने कानून बना दिया था। खैर, ये तो सामाजिक जो है उत्थान में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में शासन कर रही थी, तो उसके बाद में इस देश में एक जो नेटिव लोगों की अपने स्वराज की मांग उठने लगी थी, और उस मांग के बाद में जब यहाँ 1857 का जो एक उठाव हुआ, उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया के रानी ने वहाँ के पार्लियामेंट में, ब्रिटिश में, ये जो 1858 का पहला भारत कायदा बनाया, इंडिया एक्ट बनाया। पहला इंडिया एक्ट जो है 1858 में बना। 1858 में एक्ट बनने के बाद में हमको जिस प्रकार से ब्रिटिश में पार्लियामेंट होती है,
जिस प्रकार से न्याय होता है, जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस प्रकार की व्यवस्था धीरे धीरे यहाँ विकसित होने लगी। और जब ये विकसित होने लगी तो हम देखते हैं कि यहाँ फैक्ट्रियाँ भी आने लगी। यहाँ जो सोसाइटीज एक्ट बना और फिर यहाँ फैक्ट्री एक्ट भी, इंडस्ट्रियल एक्ट बना। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमको दिया। तो हम महत्वपूर्ण हम दो बातें देखते हैं कि एक है जो ट्रेड यूनियन एक्ट और दूसरा है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमको आज़ादी के पहले कि जो 1857 के बाद में 1858 के बाद में 1860 में इस प्रकार के 1860 में इस प्रकार के ये इसी दरमियान 60-62 में इस दरमियान ये कायदे बनाए गए। इन दो कायदे से आप इससे क्या हासिल हुआ? इससे ये हासिल हुआ कि एक जो है सोसाइटीज़ आप बना सकते। सोसाइटीज़ बनाने का मतलब है आप संगठन बना सकते हैं, सामाजिक संगठन आप बना सकते हैं। और इस प्रकार का सामाजिक संगठन बनाने का जो अधिकार आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको एक्ट के द्वारा दिया। आप 7-8 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होके आप सामाजिक कार्य के लिए एक सामाजिक संगठन बना सकते हैं। इसे कहते हैं सोसाइटीज़ एक्ट, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अंतर्गत आप ये किसी एक विशेष सामाजिक उद्देश्य के लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं, आपको ये अधिकार दिया गया। और उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाया वो है यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ट्रेड यूनियन एक्ट और सोसाइटीज़ एक्ट ये इतने महत्वपूर्ण एक्ट है कि इससे हमें जो है कई अधिकार हमें प्राप्त हुए। पहला तो हमें संगठन का अधिकार सोसाइटीज़ एक्ट से प्राप्त हुआ कि हम सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हम इकट्ठा हो सकते, अपनी संगठन बना सकते हैं। चाहे वो फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टी हो या पार्टी भी इस प्रकार का जो है उस समय में बनते थे सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत। तो पॉलिटिकल पार्टी और नॉन पॉलिटिकल संगठन इस प्रकार से बनना शुरू हुआ। उसके बाद उसके अंतर्गत लोग अपना बायलाज बना के, उपविधि बनाकर और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ये बनाकर अपना जो है सोसाइटी को रजिस्टर करते थे और अपना जो काम करते थे। और इस प्रकार का अपना आंतरिक जो है अपना उसका हिसाब भी रखते थे। मीटिंग प्रोसीडिंग रखा जाता था, ठराव पास किए जाते थे। इस प्रकार का काफ़ी ये संगठन एक प्रकार का सामाजिक संगठन बनता था सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद में कुछ ट्रस्ट एक्ट भी बाद में बने, ट्रस्ट एक्ट भी बनाया गया। पर हम सोसाइटीज़ एक्ट को हम अब जो है अब विशेष रूप से हम इस पर बात कर रहे हैं। फिर जो है ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट में हमने देखा कि आप कोई ट्रेड में लेबर है तो आप जो है संगठित हो सकते हैं और संगठित होके अपनी जो आपकी जो आपको लगता है कि आपके ट्रेड में ये सुधार होने चाहिए, आपके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, आपका काम का जो छुट्टी होनी चाहिए और दूसरे कुछ सुविधा आपको मिलनी चाहिए। इस प्रकार के जो आपको कुछ अधिकार देने के लिए जो संगठन के लिए, आपके संगठन के लिए, वर्कर के संगठन के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया था। तो ये ब्रिटिश सरकार ने दो जो है महत्वपूर्ण एक्ट हमको जो बनाकर दिए थे कि जिससे हम संगठित हो सकते हैं। इस देश के जो आम नागरिक है वो संगठित हो सकते हैं, वो सामाजिक संगठन में और जहाँ काम करते हैं उस जगह संगठित हो सकते हैं। पर अब देखिए आज क्या इस स्थिति है। आज तो हम स्वतंत्र हैं, ये देश आज़ाद हुआ है। सन 1947 में हमको ब्रिटिश ने आज़ादी दी है, ब्रिटिश सरकार से हम आज़ाद हुए
उसके बाद में हमारी जो सरकार संसद है उन्होंने कितने ही कानून बनाए हैं, बहुत सारे कानून बनाए हैं, हम मानते हैं बहुत सारे कानून बनाए, अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं। और इस प्रकार के कानून बनाने के बाद में आम जनता को, लोगों को उसका जीवन तो रेगुलेट किया गया, उनको कुछ अधिकार भी दिए गए, उसमें कुछ सुधार भी किया गया। पर अभी जो है स्थिति है वो एकदम एक भयानक स्थिति निर्माण इस सरकार ने की है। पहली बात तो ये है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें इस प्रकार के काफ़ी परिवर्तन अब जो है ये सरकार कर रही है कि जिससे आपका जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत जो कामगार है वो संगठित नहीं हो सकते। यानी क्या कि आपको ऐसे ऐसे प्राविजन ये अभी सरकार कर रही है कि उनका जो नेतृत्व करेगा, या ये यूनियन में अगर आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका जो नेतृत्व करने के लिए आपके यूनियन का अध्यक्ष, सेक्रेटरी कोई बाहर का आदमी आप लेते हैं, जो कि ब्रिटिश एक्ट अलाउ करता था कि आपका अध्यक्ष आप बाहर से ले सकते हैं, सेक्रेटरी आप बाहर से ले सकते हैं, और जो आपको गाइडेंस देने के लिए आप बाहर से लोग आपके यूनियन में ले सकते हैं। और यूनियन भी जो है कोई भी स्थापित कर सकता है, और उसके बाद में स्थापित होने के बाद में उसमें सामान्य लोग उसके सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार का जो है ट्रेड यूनियन एक्ट में ये प्रोविज़न था, ब्रिटिश सरकार का प्रोविज़न था। पर आज पे क्या होने जा रहा है, आज अपनी ही सरकार ये कहती है कि जो लोग ज्ञानी है, जानते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में, वो उसका नेतृत्व नहीं कर सकते, ना वो किसी के दूसरे संगठन के साथ में उसका संलग्नता हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी के साथ में। इस प्रकार का अभी कल या परसों हमने सुना है कि जो हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का कोई जजमेंट इस प्रकार से आया है कि यूनियन जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बाहर से नहीं ले सकता है, उनको वहीं का जो कामगार है वही रिप्रेजेंट कर सकता है, वही निगोशिएट कर सकता है, अपनी मांगे रख सकता है। भाई अब कितने ही ऐसे होते हैं, वर्कर होते हैं कि बेचारे जो है ये कानून कायदे नहीं जानते, कितने ही कानून कायदे नहीं जानते, उसका जो है अपना बात करने का मतलब निगोशिएशन में वो ये छक्के पंजे नहीं जानते हैं जो मालिक है उनके साथ में या सरकार उनके साथ में करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि वकील लोगों को या तो इस यूनियन का कुछ पदाधिकारी बनाए जाते हैं, या जो रिटायर हुए लोग हैं, जो काफ़ी दिनों से यूनियन के साथ में जुड़े हुए हैं लोग हैं, उनको जो है मानद के पद पर रखकर यूनियन का काम आगे रखा जाता है, किया जाता था। अब हाई कोर्ट ये कहता है कि इस प्रकार का नहीं चलेगा, आपका एफिलिएशन इस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा, और आप जो है बाहर के आदमी रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले सकते हैं, लेंगे तो निगोशिएट नहीं कर सकते। मतलब जो मालिक के साथ में बात करनी है तो आपको जो है एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। अब इसमें जो है आप देखिए कि एम्प्लॉय होता है उसमें प्रेशर में आ जाता है, वो बात अपनी कर नहीं पाता है ठीक से। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसको नौकरी करनी है तो मालिक के सामने जो है वो अपनी बात खुल के नहीं रख पाता है। इसलिए जो है बाहर से जो यूनियन के पदाधिकारी रखे होते थे, और ये ब्रिटिश काल से चली आई हुई ये परंपरा थी। जहाँ हम देखते हैं कि वीवी गिरी जैसे राष्ट्रपति भी यूनियन के से ही इस देश में पैदा हुए हैं, वो यूनियन में उन्होंने काम किया, उसके बाद में तो वो तो राष्ट्रपति भी हुए हैं वीवी गिरी। इतने कितने ही लोग हैं, जहाँ तक कि महात्मा गांधी भी यूनियन से अपना मिल वर्कर यूनियन से के साथ में जुड़े हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी यूनियन के साथ में, वर्कर्स यूनियन के साथ में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार का जो है यूनियन को ये जो लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनको मार्गदर्शन करते थे। पर आज क्या हो रहा है, आज कोर्ट सरकार के दबाव के कारण ये कहने जा रही है कि आपको जो है आपका जो प्रतिनिधित्व खुद को करना पड़ेगा, निगोशिएशन खुद को करना पड़ेगा, और जो है
अपनी जो मांगे भी आपको रखना पड़ेगा, बातचीत आपको करना पड़ेगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का अगर ये होता है, ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है, अभी आपने देखा 12 घंटे का काम का जो है सरकार ने ये अमेंडमेंट कर लिया कि आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अब जो प्रोविडेंट फंड और जो पेंशन है, इसके कई नियम बदले जा रहे हैं। वो पेंशन आपके जो है इतनी कम कर दी गई कि आप कुछ उस पर पेंशन पर आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी जो है बहुत ही कहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी जो सुविधा है वो करीब करीब ख़त्म होते जा रही है। तो इस प्रकार का यूनियन में एक तरफ में हमको जो सरकार यूनियन से जो प्राप्त हुए अधिकार थे, ब्रिटिश सरकार से चले आ रहे थे, उसको ख़त्म करने जा रही है। साथ साथ एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन में भी इस प्रकार के प्रोविज़न किए जा रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स से आपके इस पर छूट न मिले, आपका जो चंदा होगा उसके ऊपर में भी इनकम टैक्स लगे। तो इस प्रकार का मतलब इस देश का जो नेटिव लोग है, ना वो यूनियन में अपना संगठित हो सकता है, ना एसोसिएशन में संगठित हो सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी में संगठित हो सकता है। इस प्रकार का जो है माहौल यहाँ जिस देश में पैदा किया जा रहा है, ये बड़ी सोचने की बात है कि ये आखिर में हमारे जो देश में ब्राह्मणवादी सत्ताधीश है, ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि आप जो है ये किसी भी प्रकार से संगठित न हो। हमारे SC ST के भाई थे, SC ST के भाई थे, वो जब किसी कार्यालय में लग जाते थे तो वहाँ वो बेचारे अपना SC ST एसोसिएशन बना लेते थे। एसोसिएशन मतलब सोसाइटीज़ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक सोसाइटी बना लेते थे। अब ये सोसाइटी यूनियन जैसा तो काम नहीं कर सकती है, केवल जो है एक मैनेजमेंट के साथ में कुछ मुद्दे पे बातचीत करती थी SC ST कि भाई जगह भरनी चाहिए, पगार वाड़ तो के बारे में तो कोई ये एसोसिएशन बात नहीं कर सकती है, निगोशिएट नहीं कर सकती है कि हर जो आपका जो स्केल बढ़ना चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए, प्रमोशन का ये जनरल जो बात होती है, तो यूनियन ये लोग बनाते नहीं थे। तो SC ST की ज़्यादातर यूनियन नहीं है, एसोसिएशन है। फिर उसको उन्होंने अपने बाबा साहब आम्बेडकर SC ST एसोसिएशन यूनियन, इस प्रकार के कई यूनियन उन्होंने बनाए, SC ST एसोसिएशन। इस प्रकार के एसोसिएशन से वो संगठित तो होते थे, पर यूनियंस के जो पावर होते हैं, यूनियन के जो विशेष अधिकार होते हैं, वो उन्हें नहीं मिलते थे। इसलिए यूनियन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यूनियन को इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जो है UNO का एक विंग है, वो भी मानता है कि UNO जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ, वो जो यूनाइटेड नेशन है उसमें इंटरनेशनल लेबर के कुछ कायदे बने हैं और उसके अंतर्गत आपको कुछ विशेष लेबर को विशेष अधिकार और कुछ सुविधा उसके बारे में यूनाइटेड नेशन ने कुछ कानून या प्रोविधान किए हैं। वो अपने उन्होंने समय समय पर गाइडेंस अपना सभी सरकार को देते रहती है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम देख रहे हैं कि वो यूनाइटेड नेशन ने जो ILO का जो है उनका विंग है, वो कितने ही अच्छे अच्छे प्रोविज़न अपना कर्मचारियों को लेकर देती है, उसका क्या होगा? क्या वो माना जाएगा? क्या 12 घंटा काम करने का जो प्रोविज़न अपना ILO में है, इस प्रकार का उन्होंने पास किया है कि आप 12 घंटे काम करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है इस प्रकार का। तो इस प्रकार के जो उल्लंघन ये जिस देश में अभी जो है वो कर्मचारियों को बहुत ही डिफ़िकल्टी में ला रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ का जो नेटिव जो है, गैर ब्राह्मण जो है समाज, वो चाहे यूनियन में हो चाहे एसोसिएशन में हो, वो संगठन न करे, संगठित न हो, या संगठित होता भी है तो उनकी संगठन इतनी कमज़ोर रहे कि वो उससे कुछ भी हासिल न कर पाए। अब देखिए कि एसोसिएशन जो बनती थी उसमें एक विशेष वर्ग के लोग होते थे, SC के लोग, ST के लोग, एसोसिएशन होती थी,
क्या होता था काम? बाबा साहब आम्बेडकर जयंती मनाना और कुछ इस प्रकार का जो है ऑर्गेनाइज करना कि कहीं 6 दिसंबर हो रहा है तो वहाँ जो है अपना भोजन की व्यवस्था किया जाए, पानी की व्यवस्था किया जाए, इस प्रकार की बात होती थी। और दूसरे क्या होते थे? तो ये जो सामाजिक चेतना निर्माण होती थी। यूनियन, जनरल यूनियन के भी वो सदस्य होते थे, एसोसिएशन के सदस्य के साथ साथ जनरल यूनियन के भी सदस्य होते थे। और जनरल यूनियन में जो बात होती थी, जनरल लोगों की बात होती थी, कभी कभी उनके साथ में टकराव भी होता था। SC ST का कोटा नहीं भरा जाता था, यूनियन नहीं लेती थी ऐसे मुद्दे। आप SC ST के जो मुद्दे नहीं ले दिए जाते थे तो टकराव होता था। यूनियन है पर यूनियन काम नहीं करती SC ST के, ऐसे इस प्रकार का भी टकराव होता था। खैर ये टकराव तो कुछ हद तक ठीक भी था और उसको निपटाया भी जाता था। पर अब क्या हो रहा है? अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि इस देश में सेंट्रल जो कुछ 8-9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। सबसे पहले कांग्रेस ने यूनियन बनाई थी, ऑल इंडिया आईटक, वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई थी। उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाई थी, और उसके बाद में है जनसंघ ने बनाई, जो उनकी संगठन बनाई। RSS वालों ने कामगार की संगठन बनाई, भारतीय मजदूर संघ, इस प्रकार का उन्होंने भी संगठन बनाई। और आज जो है भारतीय मजदूर संघ ये भारत का सबसे बड़ा संगठन बना है। वो संगठन सबसे बड़ा उन्होंने बना दिया है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी उन संगठन के साथ में जुड़े हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस के सदस्य भी कम है कांग्रेस से जुड़े हुए यूनियन के। और कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य जो है वो दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे जो भी है। पर जो बहुजन समाज है, जिसे हम कहते हैं बहुजन समाज या SC ST समाज, जो जिन्होंने एसोसिएशन अपनी बनाई और कभी यूनियन की तरफ में ध्यान नहीं दिया, उनकी यूनियन तो कुछ भी नहीं है। जबकि PL लोखंडे ने जो है सबसे पहले इस देश में यूनियन का उन्होंने निर्माण किया था, महात्मा ज्योतिराव फुले के से प्रेरणा लेकर। यही बॉम्बे में यूनियन उन्हें सबसे पहले बनाई थी, जो ट्रेड यूनियन बनाई थी। तो ट्रेड यूनियन को आज जो है ये खाऊजा धोरण के बाद में धीरे धीरे ट्रेड यूनियन ये को कमज़ोर किया जाने लगा। 1990 से ट्रेड यूनियन धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। और इस प्रकार का ट्रेड यूनियन ख़त्म हो जा रही है तो आप समझ ही गए होंगे कि एसोसिएशन का क्या असर होगा। एसोसिएशन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जब ट्रेड यूनियन जो है, आपसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, जनरल ट्रेड यूनियन है, वो कुछ नहीं कर सकती है, तो SC ST एसोसिएशन क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। तो आप केवल बात कर सकते हैं, जनरल मैनेजर को आप बुला सकते हैं, किसी विशेष कार्यक्रम में गुलदस्ते दे सकते हो, स्वागत कर सकते हो, पर जो नीतिगत ये होता है, जो सरकार निर्धारित करती है, उसमें आप कोई बदल नहीं कर सकते। एसोसिएशन के लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, निगोशिएट कर सकते। तो यूनियन करता था। अब यूनियन का जो इतना ये कर दिया गया है कि यूनियन भी करीब करीब ख़त्म हो गई है। ये क्यों किया जा रहा है? ये अब ये इसलिए किया जा रहा है कि यूनियन और एसोसिएशन के माध्यम से जो लोग हैं अपनी अपनी कास्ट को थोड़ा बाजू में रख कर संगठित होते थे और एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप होता था। कामगारों का मेल मिलाप होता था, एसोसिएशन में लोगों का मेल मिलाप होता था। और इस प्रकार से जो है ब्राह्मणवाद की जो जड़ है धीरे धीरे वो जो है कमज़ोर होने लगी थी। कास्ट नज़दीकी आ रही थी, वर्ण नज़दीक आ रहे थे। वर्ण के बारे में लोग, वर्ण कितने वर्ण की ज़रूरत नहीं है, इस पर लोग बोलने लगे थे। एसोसिएशन में यूनियन में, भाई जब यूनियन में काम करना है इकट्ठा, तो सभी वर्ण के लोग इकट्ठा काम करेंगे, सभी जाति के लोग इकट्ठा काम करेंगे, तो जातिवाद तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और भाईचारा बढ़ेगा। अब जो है ब्राह्मणवादी सरकार ये नहीं चाहती है।
ब्राह्मणवादी सरकार ये चाहती है कि ये जो समाज जो है, नेटिव समाज हो, गैर ब्राह्मण समाज हो, जो समाज है वो किसी भी प्रकार से संगठित न हो। तो संगठित होने के जो तरीके हैं उसमें ये कुछ तरीके हैं। एसोसिएशन ये संगठित होने का तरीका है, पॉलिटिकल पार्टी ये संगठित होने का तरीका है, आपकी ट्रेड यूनियन ये संगठित होने का तरीका है। आज क्या हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन या किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डर पे डटी हुई है और जो है सरकार के खिलाफ 3 कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये कब क्यों ये उनको ये संभव हो रहा है या कर रहे हैं? क्योंकि ये जो संघ होता है, संघ मतलब ताकत, संघ मतलब संगठन, और संगठन का मतलब होता है ताकत। अब ये सरकार जो है हर जगह जो भी संगठन है उसको वो तोड़ना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है, चाहे वो ट्रेड यूनियन की संगठन हो, एसोसिएशन की संगठन हो, या फिर भारतीय किसान की संगठन हो, या और भी कोई संगठन हो, या तो अपना मिलिट्री में तो कोई संगठन बनती नहीं है, पुलिस में कोई संगठन बनने नहीं दिया जाता है। तो वहाँ भी जो है लोगों की समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है, हर जगह समस्या है, जनरल कामगारों की समस्या है, सब जगह समस्या है। पर जब संगठन बनता है तो सबसे पहले खतरा ब्राह्मणवाद को होता है, ब्राह्मणवादी पूंजीपतियों को होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि एसोसिएशन और संगठन ना बने, और इसीलिए आज जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसको किसी न किसी प्रकार से तोड़ने की जो है साजिश की जा रही है। कभी वहाँ कटीले तार लगा दिए जाते हैं जहाँ आंदोलन चल रहा है, कहीं भी कील ठोके दिए जाते हैं, तो कभी चारों तरफ से पुलिस और मिलिट्री को, अपना पैरामिलिट्री को वहाँ तैनात किया जाता है बहुत बड़ी संख्या में, मात्रा में, जो उनके रास्ते बंद किए जाते हैं, उनका लाउड स्पीकर बंद किया जाता है, उनके पानी बंद किया जाता है, उनका लाइट बंद किया जाता है, उनका आने का जो है वो इस प्रकार से बैरिकेड्स लगाए जाते हैं कि उनके सपोर्टर वहाँ जा न सके। यहाँ तक कि पार्लियामेंट से जो लोग मिलना चाहते थे उनको भी उन्होंने जाने से मना कर दिया था, वो भी नहीं मिल सकते थे, बैरिकेड लगा दिए गए थे। तो इस प्रकार का जो संघ है, संघ का मतलब है शक्ति, संगठन का मतलब है शक्ति, और नेटिव लोग धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं। यही ये जो ब्राह्मणवादी लोगों की और सरकार के, ब्राह्मणवादी सरकार की जो है उनकी जो पेट में दर्द का कारण है। पर ये इस प्रकार का करने से क्या होगा? तो क्या हम लोग संगठित होना बंद कर देंगे या संगठित नहीं होंगे? तो हमको अभी सोचना है कि हमको संगठित होने के लिए, और जो है चाहे ये सरकार यूनियन ख़त्म कर दे, यूनियन कायदे में इतने बदल कर दे कि आप यूनियन जो है न कर सके, एसोसिएशन कायदे में इतने बदल कर दे कि आप एसोसिएशन न बना सके, आपके जो है इस प्रकार के आंदोलन को आपको ख़त्म करने के लिए कितने ही और कानून वो बना दे, पर आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो संगठन है शक्ति है, एसोसिएशन है शक्ति है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जब हम इकट्ठा होते हैं तो शक्ति बन जाती है। आप जानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हमेशा कहते रहे कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, एक पाँव रख दीजिए या 2 हाथ की ताकत लगा दीजिए तो टूट जाएगा। पर उसी एक एक लकड़ी को आप एक गट्ठे में बांध देंगे और उसका गट्ठा बना देंगे तो जो है कोई नहीं तोड़ सकेगा, उसको तोड़ा नहीं जाता, फिर हाथ की ताकत से और पाँव की ताकत से तोड़ा नहीं जाता। तो ये है संगठन, ये संगठन की शक्ति है, और ये संगठन की शक्ति हमें ब्रिटिश सरकार ने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने दी थी। आप देखिए कि जब कंपनी थी उस समय में जो है इस प्रकार के कानून जो उन्होंने बनाए थे वो किस लिए, कि यहाँ के नेटिव जो है वर्कर वो बेचारे अपना जो है सुख से जी सके, काम कर रहे हैं तो सुख से जी सके, उनको कुछ फ़ायदे मिल सके, उनका जीवन कुछ सुखकारक हो सके, उसके जीवन में काम के जो है तास है वो शायद उस समय में ज़्यादा भी रहे होंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कुछ कम भी कर दिए थे, ये बात सही है, पर कम से कम उन्होंने एक्ट तो इस प्रकार से शुरू कर दिए थे कि आपको कितना काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा, मालिक का क्या जो अधिकार होंगे, मालिक का क्या कर्तव्य होंगे। तो इस प्रकार की कितनी ही सुविधा जो है ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से हमको मिल रही थी। आज तो उल्टा हो रहा है, कर्मचारियों की पेंशन बंद की जा रही है
और जो है एमपी एमएलए की पेंशन जो बढ़ाई जा रही है, उनको सुविधा दी जा रही है, और जो काम कर रहा है उसकी सुविधा को हटाया जा रहा है। उनके डीए जो है रोके जा रहे हैं, महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो इस प्रकार का यूनियन और एसोसिएशन दोनों में जो है वर्कर या जो सामान्य जो लोग है वो संगठित न हो। अब किसान कौन है? किसान ने अपनी यूनियन बनाई, ये जनरल है, किसी एक अपने एम्प्लॉय के यहाँ काम नहीं करता है, पर वो अपना कर्मचारी तो है, कामगार तो है। किसान में अपना हल चलाता है, काम करता है, किसान ही करता है, तो इस प्रकार का वर्कर है वो। अब किसान को भी सरकार ने क्या सुविधा दे रखी है? कुछ नहीं है। जबकि ब्रिटिश सरकार जो उस समय में किसान जो है कितने ही अच्छे उन्होंने कदम इसलिए उन्होंने उठाए थे। अब आप जानते हैं चौरी चौरा की केस हुई थी। चौरी चौरा से महात्मा गांधी लीडर बने। क्या हुआ था वहाँ के जो भारत के जो कुछ जमींदार थे वो नील की खेती करते थे, और उनके यहाँ नील की खेती के लिए उनके हज़ारों एकड़ की ज़मीन थी। और वहाँ जो कौन काम करते थे? तो SC ST के जो है ज़्यादातर SC ST के जो किसान जो है वो काम करते थे, वर्कर जो खेत में काम करने वाले लोग वो काम करते थे, वो नील उगाते थे। और नील जो है वो भारत से बाहर वो जाता था, कपड़े के इसके लिए, कलर के लिए जाता था, वहाँ बाहर जाता था, उसकी बड़ी डिमांड थी। अब जो इस प्रकार का जब ये आंदोलन हुआ कि नील की खेती में वह जो किसानी करते थे लोग, उन्होंने कहा कि हमको मजदूरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो क्या हो गया, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने मना कर दिया, कुछ सुविधा देने से मना कर दिया। फिर वहाँ जो स्ट्राइक हो गया, और स्ट्राइक होने के बाद में वहाँ महात्मा गांधी भी वहाँ जो है कूद पड़े। तो किसके लीडर बन गए वो सबसे पहले लेबर लीडर बने, किसान के लीडर बने, और उसके बाद में देश के लीडर बने। इस देश में किसानों ने मजदूरों ने महात्मा को पैदा किया। तो हम ये ताकत रखते हैं, जो किसान है, मजदूर है, हम ये सब ताकत रखती है। पर ये कब संभव है? जब हम इकट्ठा होते हैं। इसलिए हमको चाहे सरकार ये कुछ भी कर ले, हमको संगठन जो है बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम उस स्थिति में भी कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। और अच्छा काम करने का सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इस देश से ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना। 3% जो ब्राह्मण हैं, ये सभी किसानों के, मजदूरों के, ये सबके जो है दुश्मन है, देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, हिंदू धर्म के दुश्मन है, हिंदू समाज के दुश्मन है, बौद्धों के दुश्मन है, जैन के दुश्मन है, सिखों के दुश्मन है, मुस्लिमों के दुश्मन है, क्रिश्चियनों के दुश्मन है, वो इस मानवता के दुश्मन है। तो इनको जो है हमको भगाना है, और इसलिए हमको संगठित होना है। तो हमको जो भी कानून है, संगठित होने के लिए जो परमिशन देते हैं, उस कानून के अंतर्गत हमको संगठित होकर हमको अपना जो है काम करना चाहिए, और इस प्रकार से अपनी संगठन शक्ति बढ़ाना चाहिए, और इस देश को सही मायने में हमको आज़ाद करना चाहिए। साथियों, मैं इतना ही कहूँगा आज, और आपके यहाँ मैं अपने जो है विचार यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।